जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सुमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल गपशप में। ये वीडियो बनाने से पहले मैं ये बता दूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं अपनी भावनाओं को लोगों के साथ शेयर करूं, उनसे मैं कोई अपनी चीजों को मैं शेयर कर सकता हूं और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस वही है। ये इलेक्शन जो इस बार का होने जा रहा है वो बहुत गहमा गहमी के बीच में चल रहा है, जहाँ पे इस देश में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उन मुद्दों पे कम बात होके पार्टीज एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि एक की सरकार गिरे तो दूसरे की सरकार बने। और इसी सारे उथल पुथल के बीच में हम एक बहुत कॉमन टर्म हमें सुनने को मिल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे आप आम भाषा में समझ लीजिए सरकारी चंदा है। हमारे आपके सोसाइटी में कोई भी फंक्शन हमें करना होता है, हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में हम डिक्लेयर करते हैं और लोग अपने अच्छा अनुसार उसमें दान करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, ये कोई भी आम इंसान वहां पे जाके अपने इच्छा अनुसार वहां पे दान कर सकता है, लेकिन उसके पीछे कुछ सरकार के नियम और शर्त वहां पे लगे हुए हैं कि आखिर कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। बट अभी के समय में हम देख सकते हैं पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया है, बुरे तरीके से उसका फायदा उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आरोप लगाया जा रहा है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसमें कितना सही कितना गलत, पार्टीज का क्या कहना है, गवर्नमेंट का क्या कहना है। और इस वीडियो को समझने के लिए हमने हेल्प लिया है खान सर के द्वारा बताया गया उनके एनालिसिस का। तो खान सर का क्या कहना है उसके बाद मैं बताऊंगा आखिर मेरा उसमें क्या सुझाव है, मेरा क्या कहना है, मुझे वो चीजें कितने हद तक सही कितने हद तक गलत लगती है। तो चलिए हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे चलते हैं खान सर के उस एनालिसिस पे, जिसपे उन्होंने पूरे अच्छे से बताया गया है कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस वीडियो का। रद्द कर गवर्नमेंट ने दिया है रद्द और कर दिया, निर्वाचन वाह। आयोग को आदेश दिया है कि वो पूरी डेटा को पब्लिक करे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जनसंख्या के हिसाब से, और हम लोग लोकतंत्र की जननी है। बिहार के लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। अब लोकतंत्र में होता है जनता की चुनी हुई सरकार आती है जो हर 5 सालों पर वोट देती है, अभी तो लेकिन इस बीजेपी और वोट को कांग्रेस जीतने में के लिए सबसे अलग ज्यादा अलग चल रहा है। पार्टियों में होड़ लगी रहती है चलिए चुनाव कह को लीजिए लेकर। कि अब इस बीजेपी एक चुनाव तरफ में बाकी बहुत पार्टी ज्यादा एक तरफ खर्च है। होते हैं, और ये खर्च कई तरह से होते हैं। एक जो फ्रंट से दिखते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, रैली हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। तंबू टेंट समियाना, पता नहीं क्या क्या, लाइट बत्ती, ये सब लगाया जाता है, खाना पीना सब खिलाया जाता है। कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जैसे डिजिटल खर्च होते हैं, अखबार में ऐड देना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, बेसिकली पर्चियां पब्लिसिटी की बांटना, बात मोबाइल कर पे रहे हैं अभी। मैसेजेज करना, गाड़ियों वगैरह से अनाउंसमेंट करना। इसके अलावे अंडर द टेबल भी बहुत लोग पैसे खिलाते हैं। कभी कहीं मुर्गा चावल चलता है, कहीं कुछ शराब वराब पी के लोग, मतलब पैसा शराब बांट के भी लोग वोट मांग लेते हैं। तो कई तरह के ऐसे खर्च होते हैं यहाँ पे। तो ये तो इलीगल खर्च है, लेकिन इन खर्चों को जो सरकार दिखाती ही है कि हमने ये खर्च किया, इस खर्चे के लिए राजनीतिक पार्टी कोई बिजनेस तो करती नहीं, कोई ड्यूटी तो करती नहीं है। तो उन्हें क्या होता है, फंड की जरूरत होता है, चुनाव की जरूरत होती है। तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है। यहाँ यह चंदा हर देशों में चलता है, जब तक कि ये एक रूल रेगुलेशन के मतलब अंडर कोई में भी रहे पार्टी तब तक किसी ही भी चलता है। पार्टी को, कोई आदमी है मतलब जिससे कोई भी लगता है इंसान उसकी किसी भी पार्टी को विचारधारा की सपोर्ट कर पार्टी है, सकता उसे है, किसी पैसा को दे भी दे देता है। सकता है। किसी के पास ज्यादा है, किसी का कम, अपने हिसाब से फंड देते हैं। और इसी फंड के हिसाब से वो अपने डेली के खर्च को निभाते करते हैं। जैसे देखते हैं किसी एक पार्टी वाला हेलीकॉप्टर से जाता होगा तो पार्टी फंड से ही सारे पैसे जाते होंगे, कोई चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है, ये सारे पैसे पार्टी फंड से जाते हैं। तो पार्टी के पास फंड ज्यादा रहता है। अब इसमें क्या होता था कि फंड में एक समस्या ये होती थी कि अगर कोई किसी को फंड देता था तो उसमें अच्छा, ये ब्लैक मनी इलेक्टोरल बहुत बॉन्ड ज्यादा से होता था। पहले का जैसे किसी प्रोसेस के क्या पास होता टैक्स था, का पैसा है, मतलब टैक्स खर्च कैसे नहीं होता दिया है, था? अब वो कैश ले जाके कहीं पे पार्टी में दे देता था। तो उसमें क्या होता था कि वो अच्छा, कैश का 2018 बहुत से आया, ओके। ट्रांजेक्शन ज्यादा होने लगा। तो इसी को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करती है। कोई भी व्यक्ति एसबीआई के कुछ फिक्स शाखाओं में जाके, ब्रांचेज में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। ये जो रसीद दिख रही है यही इलेक्टोरल बॉन्ड है। मतलब इस सिर्फ इलेक्टोरल स्टेट बॉन्ड बैंक में ऑफ कुछ भी इंडिया नहीं ही लिखा रहेगा ऑथराइज्ड कि है कौन इसे इशू खरीदा है, करने किस के लिए। पार्टी को देगा। जिसके पास ये आ गया, ये चलता फिरता डिमांड ड्राफ्ट की तरह है यहाँ पर। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, जो खुरुच लिया जिसके पास वो नंबर है, रिचार्ज करके निकल जाएगा। उसी क्या तरह से ये बात भी है। था, एक तरह का कूपन था। जो खरीद लेगा इसको और राजनीतिक पार्टी को दे दीजिएगा, वो इसको कैश करा लेगा। किसके अकाउंट से आया, किसको गया, किसी को नहीं पता, बट एसबीआई को पता रहता था। यही था इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। ये इसमें हमारे इलेक्टोरल दान बॉन्ड चंदा जो का थे, इसके रिसिप्ट है। यही हो गया आपका इलेक्टोरल बॉन्ड, यही एसबीआई ही जारी कर सकती थी। ये साल में हर 3 महीने पे जारी किया जाता था, 1 से 10 जनवरी के बीच में।
1 से 10 अप्रैल के बीच मतलब में, 1 चारों से 10 क्वार्टर के जुलाई के पहले बीच में, 10 दिन 1 से 10 बेसिकली। अक्टूबर के बीच में, साल में हर 3-4 महीने पे 10-10 दिन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए खुलते थे शाखाएं एसबीआई में। कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते थे? 1,000 का ले सकते थे, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का। अब जैसे किसी को 5 करोड़ का देना है तो 5 को बॉन्ड ले लेगा 1 करोड़ वाला, तो इस हिसाब से बॉन्ड ले सकता था। देखिए 15 दिन के अंदर यह बॉन्ड जब वो खरीदता था तो उसके 15 दिन के अंदर, डेट जो रहता था उसका 15 दिन के अंदर वो राजनीतिक पार्टी को दे देना होता था और राजनीतिक पार्टी अपनी अकाउंट में इसको कैश करा लेती थी। अगर 15 दिन क्रॉस हो गया तो ये पीएम केयर फंड में चल जाएगा। न पीएम केयर फंड का किसी को पता है कि कहाँ पैसा जाता है कहाँ नहीं, सरकार किधर खर्च करती है। हालांकि सरकार अपने ऑडिट से बाहर रखी हुई पीएम केयर फंड को, और इस राजनीतिक पार्टी को भी नहीं पता चलता था। तो जैसे ये रूल आया तो इसमें एक चीज तो अच्छा था कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा उसे अपना आधार, पैन यानी केवाईसी देना होगा। तो केवल एसबीआई को पता रहेगा कि किस आदमी ने ये दिया मतलब है। बिना कोई केवाईसी भी के हम व्यक्ति नहीं ले अगर वो सकते, मैं अपना पैसा आधार चंदा कार्ड पैन कार्ड खरीद देना देता है। है तो इलेक्टोरल बॉन्ड से दे देता है। इससे एक फायदा था कि कोई व्यक्ति किसे चंदा दिया ये पता ही नहीं चलता था, बस उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से दिखता था। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी धीरे धीरे आने लगी। कई सारे इसके यही नियम डेटा ये कानून थे समझना इलेक्टोरल सबके लिए बॉन्ड का। बहुत जब ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2018 आप में देखिए आया तो कॉन्फ्लिक्ट 2022 हो तक, क्यों रहा क्योंकि है। 2023 का आंकड़ा अभी सरकार ने दिया नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो जब से स्टार्ट हुआ यानी 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर से, और 2021 2023 का डेटा अभी 2018 सरकार से नहीं 23 दी के है। बीच का इस ये है, दौरान सॉरी 18 से लगभग 22 का, 23 का भी 9,000 आया नहीं करोड़ है। का चंदा आया है। ये इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से ये उसका डेटा है, बस इंडियन यही एक्सप्रेस का। मुद्दा है जहां पे तो लोगों को 9,000 परेशानी हो करोड़ रही है। का जो टोटल पहले भी फंडिंग आई कांग्रेस को इलेक्टोरल मिला बॉन्ड है से, और जिसमें देखिए सबसे बाकी ज्यादा पार्टीज फंडिंग को भी बीजेपी मिला की है, आई, बट अकेले कांग्रेस लगभग 5,000 करोड़। सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी, उसको लगभग 1,000 करोड़ के आसपास, 952 के आसपास आई। तृणमूल कांग्रेस आई 700 750 करोड़ के आसपास। बिल्कुल तो ये 3 सबसे बड़ी पार्टियां थी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी समय में रूलिंग उस समय गवर्नमेंट को किसी सबसे को ज्यादा कोई चंदा परेशानी मिलता नहीं है। हुई। एक समय था 2004 से 2014 के बीच में सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिला था। तो कहीं पे भी ये होता है, ये रूल रेगुलेशन, मतलब एक तरह का समझिए ट्रेंड है कि कहीं पे भी बस फंडिंग जो इसी से होती है सबको वो रूलिंग परेशानी हो गई गवर्नमेंट कि को मिलती है। बीजेपी के जैसे पास अभी पैसा के क्यों टाइम पे गया। रूलिंग गवर्नमेंट में बीजेपी इसको चंदा ज्यादा मिला है। एक लोग समय जिन्हें अगर कोई और मानेंगे उन्हें पार्टी ही रूलिंग पैसा में आएगी तो देंगे उसे ना, भी मिलेगा। इस पे तो लेकिन किसी का बस की ये बात नहीं इतना है। पैसा, इनके पास 5,000 करोड़, 950 करोड़, 750 करोड़, 650 करोड़, तो क्या इतने बात पैसे है, किसने पहले मिल दिया रहा ये था तो कोई अच्छी नहीं बात जान हो गई। सकता था। और इन पार्टियों ने भी इस संशोधन का कोई विरोध नहीं किया क्योंकि सबको मिल रहा था। लेकिन उर्जित आर पटेल जो आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि इससे ये एक तरह का समझ जाइए कि इससे ना मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये आरबीआई का कथन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे एडीआर एक संगठन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये चुनाव में किस तरह से पारदर्शिता ला जाए उस पर ये काम करती है। उसने एक केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी गहन जांच हो जाए। वहीं निर्वाचन आयोग का भी कहना था कि इससे पारदर्शिता की कमी हो रही है, जनता को पता ही नहीं चल रहा है कि किस कंपनी ने किसे पैसा दिया। आखिर क्या कई बार आरोप परेशानी है, लगता तो है दान है ना, सरकार के इसमें ऊपर, हर बताने की क्या सरकारों के बात ऊपर है। लगता है कि वो किसी एक कंपनी को प्रॉफिट दे रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी ने ज्यादा चंदा दिया है, 10 रुपया चंदा देके 10,000 का काम करा ले, क्योंकि सरकार अपने जेब से तो कोई काम करती नहीं हो, तो देश का पैसा होता है यहाँ पर। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली थी। और सुप्रीम कोर्ट में एडीआर यहाँ पे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर जज हैं। अमूमन देखेंगे कि गवर्नमेंट के जो भी केसेस वगैरह होते हैं वहाँ पे काफ़ी मतलब संवैधानिक, मतलब जो कोर्ट में है काफ़ी गवर्नमेंट के क्रिटिक भी रहे हैं ये लोग। तो एक लंबा केस चला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखी गई कि आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या क्या लॉसेज होते रहे थे। तो देखिए इसमें कुछ खामियां थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो कंपनियां पहले क्या थी कि आप चंदा तभी दे सकते हैं, आपका जितना प्रॉफिट है उसके 7.5% से ज़्यादा आप चंदा नहीं दे सकते हैं। और हकीकत भी है कि भैया 7.5% कोई भी अपने प्रॉफिट का एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दे, इससे ज़्यादा क्यों देगा। लेकिन इसमें कह दिया गया नहीं, आपको जितना मन है वो दे देना है। तो एक ये गड़बड़ थी कि भैया इतना काहे चंदा देंगे आप। दूसरा कि रेवेन्यू मतलब होता है कि टोटल आपने कितना सेल कर दिया, वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू जैसे कोई सब्जी वाला 100 रुपये बेचा तो 100 रुपये उसका रेवेन्यू है, 100 रुपये उसका प्रॉफिट नहीं है। तो पहले ये था कि रेवेन्यू का 10% ही आप चंदा दे सकते थे, इसमें कह दिया गया नहीं जितना मन दे दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि भैया हाँ प्रॉफिट में है, रेवेन्यू में है तो चंदा दे रहे हैं। हद तब हो गया जब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लॉस मेकिंग कंपनी भी चंदा देने लगी। अरे भैया तुम लॉस में हो, तुम क्यों चंदा दे रहे हो। तो बड़ा घचपच होने लगा यहाँ पर।
तो गवर्नमेंट इस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत सख्त टिप्पणी किया था यहाँ पर। इसके अलावा एक और चीज था कि पहले भारत में कोई भी विदेश से चंदा नहीं दे सकता था। अब आप कल्पना कीजिए कि चाइना के पास बहुत पैसा है, चाइना अगर किसी भारत के राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए दे दे चंदा के रूप में और उसके पसंद की यहाँ सरकार बन जाए, तो वो सरकार भारत की रहेगी लेकिन वो इशारा चाइना का रहेगा। इसलिए भारत में ये बैन लगाया गया था कि कोई भी विदेश से चंदा नहीं ले सकता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में एक समस्या थी कि कोई भी विदेश की कंपनी, यहाँ मदर कंपनी है, वो अपनी एक छोटी सी कंपनी इंडिया में डाल देगी। इसे हम लोग सेल कंपनी या डॉटर कंपनी कह देंगे, सब्सिडरी कहिए या सेल कंपनी कहिए। अब ये चाइना से डायरेक्ट चंदा नहीं आ सकता, अब यहाँ से इस पार्टी में, इस कंपनी में चंदा आएगा और ये कंपनी फिर इंडिया में चंदा दे सकती है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को। तो ये तो बहुत चिंता का विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये पॉसिबल था। तो ये सारी चीजें को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों की पीठ ने पूछा था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रूल है, जब भी कोई संवैधानिक मामला जाएगा जिसमें संविधान में बनाए गए संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को बदलना हो या कोई संविधान में चेंजिंग करना हो, तो उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। इसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 34 जज को बैठा दीजिए, उससे बहस नहीं, लेकिन कम से कम 5 जज होना चाहिए। आप देखिएगा बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि पे भी 5 जज थे यहाँ पे, तो कम से कम 5 जज होने चाहिए। गोलकनाथ में तो 9 जज मामले थे। और वही अगर केशवानंद भारती देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा बेंच था, उसमें 13 जज मिल के फैसला सुना रहे थे। तो यहाँ 5 जजों की खंडपीठ थी और 5 जजों की संवैधानिक पीठ को लीड कर रहे थे खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ नियुक्त कर रहे थे। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि आपकी क्या मजबूरी है, इससे तो कोई करप्शन कम नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इससे करप्शन ये है कि कम हो रहा है कि कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन को दूर करने के और भी रास्ते हैं, आखिर जनता को क्यों नहीं दिया जाएगा इसकी जानकारी। तो सरकार के 2 मुख्य दलील थे। हालांकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे तब लाए थे। सरकार का एक दलील जायज था, एक दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी बताई। कौन सा दलील जायज था? एक था प्राइवेसी, कि अगर कोई कंपनी सरकार को चंदा दे रही है और इसका सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि जब वो सरकार में न रहे तो दूसरी जब पार्टी सरकार में आएगी तो उस कंपनी को अच्छे से बिहेव न करे या ऐसा लगे कि भैया तुम तो उस गोल के हो, तुम इस ग्रुप के हो। तो ये सरकार का दलील भी ठीक था कि आप चंदा दे रहे हैं, सार्वजनिक अगर हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? अपने हिसाब से हर कंपनियों को अपना सब कुछ लोड करना पड़ता है वेबसाइट पे कि कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, क्या हुआ। तो वो भी कह सकती है कि तो हमारा भी तो दिक्कत होगा भैया, लोगों को लगेगा ये कंपनी डूबने वाली है, हम क्यों अपलोड करेंगे। तो होता है ना ये चीजों को, कोई कंपनी घाटे में गई कैसे आपको पता चला, वो ऑर्गेनाइजेशनल चीज अपलोड है, किया दान एमसीए अलग के चीज साइट है। पे। तो सरकार का भी कहना था कि इसको लोड करना होगा यहाँ पर। दूसरा, सरकार ने जो दलील दी थी कि जनता की जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, जानने का अधिकार है, वो सीमित है, हर मामला जनता क्यों जानेगी। तो सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है कि जनता को नहीं बताना है, या कोई कॉपीराइट पेटेंट या कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है कि जनता को न बताए, नहीं चाहता हूं, ये तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कहां से पैसे ला रही है उसकी जानकारी है। अतः यह आर्टिकल 19A में जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन भी छुपा है, उसका उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 5-0 के साथ इस फैसले को निरस्त कर दिया। मतलब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया। यानी 5 जज ने कहा कि यह असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलेक्टोरल बॉन्ड, अब कोई भी आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को कि तुम्हारा जितना लोग आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है तुम्हारे यहां से, ये सबका डाटा तुम निर्वाचन आयोग को सौंपो, सबका डाटा निर्वाचन हो। तो कहा कि अब हम कैसे सौंपेंगे? तो कहा गया देखो, हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ सीरियल नंबर होता है। वो सीरियल नंबर जो इंसान खरीदने गया था, वो अपना केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, केवाईसी, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। तो पैन आधार तो आपस में लिंक होते हैं। उस हिसाब से आप बताइए, आपको 3 सप्ताह से 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। आप इस चीज को डिसीजन लीजिए कि आप सारा डाटा दीजिए। और 13 मार्च तक का समय दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कि आप ये सारा डेटा सार्वजनिक कीजिए। तो 13 मार्च के बाद देखना होगा कि जब ये डेटा सार्वजनिक आएगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कौन कंपनी किसको चंदा दी है, ये पूरे देश को सामने समझ में आ जाएगा। हालांकि लोकतंत्र के लिए ये चीजें जो है, ये
किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, यह देश के पक्ष की बात है। क्योंकि देखिए, कोई जरूरी नहीं कि सत्ता में कौन पार्टी है कौन पार्टी नहीं है, हमेशा संविधान जाएंगे। और कानून ऊपर होना चाहिए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी कहना था कि सत्ता आएंगे, सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन देश रहना। आई होप ये पूरा मामला आपको समझ में आया होगा। आखिर ये पूरा बात बस इसलिए है कि आखिर जो दान दिया जा रहा है उसमें मेजर पार्ट बीजेपी को क्यों दिया जा रहा है। तो खान सर ने भी यहाँ पे सही बताया कि आखिर जो रूलिंग पार्टी है, जिसपे लोगों का भरोसा है, जहां पे लग रहा है उनसे ज्यादा हो सकता है, वहां पे वो दे रहे हैं। दान में तो ये किसी के ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं कर सकते ना कि मुझे उसी पर्टिकुलर को देना है या नहीं देना है। ये बिल्कुल पूरे तरीके से ऑथराइज्ड है, ये बैंक से इश्यू हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसमें देखूं, जैसा कि वहां पे कहा गया कि आखिर ये पूरा डेटा को पब्लिक कर देना चाहिए। मैं पर्टिकुलर अगर मैं चाहूं कि मैंने 5,000 रुपए अगर मैंने डोनेट किए, मैं किसे डोनेट किया हूं, किस पार्टी को डोनेट किया हूं, ये किसी और को, मेरे अगल बगल वाले या कोई भी XYZ क्यों वो जानना चाहेगा? आखिर उसमें उसका मतलब पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? बट यहाँ पे उनकी कोई बात नहीं, यहाँ पे बात उनके लिए हो रही होगी जो बड़े पार्टीज हैं, जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो यहाँ के मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, उन्होंने किनको सपोर्ट किया। मेजर यहाँ पे इशू उनको उससे हो रहा होगा। इस पर्टिकुलर सपोर्ट को देखने के लिए, उस डेटा को देखने के लिए वो वहां पे परेशान है। हालांकि आप एक बात समझ लीजिए, वो जो हमने एक पहले कहावत सुनी है ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, यहाँ पे बिल्कुल वही हो रहा है। भैया, आपके समय में भी आपको मिला, आपको 5 रुपए मिला, 10 रुपए मिला, आज वाले को 50 रुपए मिला। इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। वो ना आपको मिला ना आपको मिलेगा। अगर मुझे देना भी है, आप बताओ या ना बताओ, मुझे जिसे देना है मैं उसे ही दूंगा। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का तो राइट नहीं है कि उसे 50% देना है, किसी को 10% देना है, किसी को 20% देना है। तो आई होप आप इन चीजों से समझ पाए होंगे कि आज के समय में बस परेशानी इस बात से है कि आखिर मेजर पैसा जो है, इतना बड़ा अमाउंट जो है, वो बीजेपी के पास उनके सपोर्ट के लिए क्यों गया। जिससे एक बात अगर और हम डिस्कस करें, हम अपनी संस्कृति में ये हमने सुना है, दान एक ऐसा चीज है जो आप दाएं हाथ से देते हो ना, तो आपके बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। बट यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि इसे पूरा का पूरा पब्लिक कर दो। भैया नहीं, आप इसे मानो मत मानो, जिसे जिसे देना था वो उन्हें देंगे और उनको दे दिया। आपके कहने ना कहने से ये बंद हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये हालांकि ये एनालिसिस देखने के बाद, ये सारे डेटा देखने के बाद ये तो क्लियर है कि लोगों का सपोर्ट, लोगों का रुझान, जो लोगों का भरोसा है, अभी वो बीजेपी की तरफ है। आपका कहना है, आप क्या सोचते हैं, इसमें क्या सही क्या गलत? हम आपके कमेंट, आपके सुझाव का बिल्कुल इंतजार करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक मुद्दे पे हम बात करें और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। जय हिंद, जय भारत।